गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं इनकलाब भारती अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा था रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग पढ़ रहे थे। और परमाणु संरचना में हमने आपके पिछली वीडियो में परमाणु के जो मूल कण हैं उनके खोजकर्ता और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में आगे हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में, आपको बता करके चले कि जब इन मूल कणों की खोज हो गई तो मूल कणों की खोज होने के बाद में अब बात यह आती थी कि भाई परमाणु देखने में कैसा है, परमाणु की संरचना कैसी है और परमाणु में कौन कौन सी चीजें और पाई जाती हैं। ठीक है, इस विषय में सबसे पहले मॉडल दिया गया था आपके वैज्ञानिक थॉमसन के द्वारा। ठीक है, जब वैज्ञानिक थॉमसन मॉडल देते हैं तो इस मॉडल को आपका जाना जाता है थॉमसन मॉडल के नाम से। ठीक है, अब थॉमसन जो आपके बताते हैं वो ये बताते हैं कि भाई जो परमाणु है वह आपके एक तरबूज के समान है। ठीक है ना, और परमाणु में धनावेशित भाग भी होता है और साथ में उसका ऋणावेशित भाग भी होता है। ठीक है, जैसे कि अगर तरबूज के लाल भाग को देखें तो तरबूज के लाल भाग की कल्पना आपके थॉमसन ने परमाणु के धनावेशित भाग से की थी। ठीक है, और जिस प्रकार से तरबूज में आपके बीज बिखरे रहते हैं उस प्रकार से उन्होंने ये बताया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित भाग होता है। तो इस प्रकार से परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जो प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। लेकिन क्योंकि इस मॉडल में बहुत सारी कमियां पाई गई थी, ठीक है ना, तो इस मॉडल को मान्य नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के विषय में ही हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको लोगों को बता देना चाहूंगा, यहां पर जब जे थॉमसन जो थे आपके परमाणु मॉडल देते हैं तो उस समय में उन्होंने ये बताया था, जो महत्वपूर्ण बात है कि भाई परमाणु की रेडियस कितनी है, परमाणु की त्रिज्या कितनी है, परमाणु का आकार कितना है। तो अगर परमाणु की त्रिज्या की हम लोग बात करें तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई परमाणु त्रिज्या रेडियस ऑफ एटम जो बताई गई है वो बताई गई है आपके थॉमसन के द्वारा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है ना, तो इसके बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड का मॉडल। तो मैं लिख देता हूं यहां पर भाई रदरफोर्ड का मॉडल। और ये मॉडल किससे रिलेटेड है, रदरफोर्ड का ये मॉडल आपके परमाणु से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए रदरफोर्ड जो थे आपके, रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने क्या किया कि जो आपका पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जो कि एक तत्व है रेडियो एक्टिव, उससे अल्फा कणों को उत्सर्जित किया और उन अल्फा कणों को सोने की एक बहुत ही पतली परत पर डालने का काम किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। और उन्होंने ये पाया कि बहुत सारे कण जो हैं इधर उधर बिखर जाते हैं और कुछ कण सीधे निकल जाते हैं। इसके आधार पर रदरफोर्ड ने अपनी इस संरचना से रिलेटेड कुछ विशेष बिंदुओं के विषय में बताया था, जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु बताया गया इनके द्वारा वो यही बताया गया कि भाई परमाणु की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर है। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होता है, परमाणु एक उदासीन कण है। परमाणु क्या है, एक उदासीन कण है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि परमाणु एक उदासीन कण है, एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, एक न्यूट्रल पार्ट होता है। ठीक है ना, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि भाई परमाणु के दो भाग होते हैं, एक भाग कौन सा होता है आप लोगों का, नाभिक होता है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है स्टूडेंट्स आप लोगों का, वो है नाभिक से रिलेटेड, कि भाई नाभिक के विषय में बताया गया किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। अब यहां पर सवाल यह आता है कि नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। अच्छा, अगर नाभिक है तो नाभिक की अगर हम लोग बात करें तो नाभिक का आकार कितना होता है, तो नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है ना, 10⁻⁻10 मीटर। या आपसे त्रिज्या पूछी जाती है, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻⁻10 मीटर होती है। ये आकार पूछा जाए तो 10⁻⁻10 मीटर होती है। परमाणु की त्रिज्या पूछी जाए तो 10⁻⁻10 मीटर है, और परमाणु का आकार यदि पूछा जाए तो 10⁻⁻10 मीटर है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि
आपका जो नाभिक होता है, इस नाभिक की और क्या खास बात है, नाभिक की क्या और खास बात है, तो नाभिक जो है आप लोगों का, इस पर कैसा आवेश होता है, तो इस पर धनावेश होता है। नाभिक पर कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है। और अगर इस पर धनावेश होता है तो धनावेश होने का कारण क्या है, धनावेश होने का कारण है प्रोटॉन का होना, जो कि प्रोटॉन आप लोगों के कहां पर पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। इसके बारे में भी हम लोग और अधिक चर्चा करेंगे, अभी आप लोग समझते चलिएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आपका जो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान होता है, यानी कि मैं कह सकता हूं संपूर्ण द्रव्यमान या आप लोगों का संपूर्ण परमाणु भार, संपूर्ण द्रव्यमान या संपूर्ण परमाणु भार कहां पर उपस्थित रहता है, आपके नाभिक में पाया जाता है। अच्छा, ये जो द्रव्यमान होता है, ये जो संपूर्ण भार होता है, जिसको हम द्रव्यमान या भार कहते हैं, परमाणु भार भी इसको कहा जाता है, ये किनके मिलने से बनता है, तो आप सभी को पता है कि भाई नाभिक में दो मूल कण पाए जाते हैं। दो मूल कण कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आप लोगों का न्यूट्रॉन, और दूसरा होता है आप लोगों का प्रोटॉन। इन दोनों की संख्या को जोड़ने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका परमाणु द्रव्यमान कहते हैं या परमाणु भार कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद में आप लोगों को इस परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार को हम किससे डिनोट करते हैं, तो मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिख देता हूं, परमाणु भार, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल Z से, बराबर होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो आपका नाभिक में कौन कौन से मूल कण पाए जाते हैं, तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है ना। परमाणु भार कहां पर निहित होता है, नाभिक में निहित होता है। ठीक है ना। परमाणु भार किनके जुड़ने से बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जुड़ने से बना है। नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, तो नाभिक पर धनावेश होता है। ठीक है ना। ये बातें आप लोगों को याद रखनी, क्योंकि परमाणु पर अगर हम लोग बात करें तो परमाणु पर कौन सा आवेश होता है, परमाणु एक उदासीन कण होता है, परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। अब आगे इसके बाद में क्या बताया गया उसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, तो रदरफोर्ड ने कुछ और बातें भी बताई आपकी, जैसे कि उसने एक भाग तो बताया परमाणु का क्या कि नाभिक है, दूसरा जो भाग उसके द्वारा बताया गया वो बताया गया कि भाई परमाणु के नाभिक के बाहर कुछ कक्षाएं पाई जाती हैं, और ये जो कक्षाएं होती हैं, इन्हीं कक्षाओं में आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहां पाए जाते हैं, नाभिक के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नाभिक के बाहर चारों ओर कुछ कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने का कार्य कर रहे होते हैं, ऐसा आपके रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया था। ठीक है ना। अब रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, ये सारी व्याख्याएं ठीक कर रहा था, लेकिन इसमें भी कुछ कमी देखने को मिली है। ठीक है ना। वो जो कमी देखने को मिली है, उन कमियों के विषय में भी जानेंगे, लेकिन आप महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहां पर परमाणु कैसा कण है, एक उदासीन कण है, नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, नाभिक पर धनावेश होता है। ठीक है ना। और आप लोगों का नाभिक क्या है, एक सतत भाग है और सूक्ष्म भाग है। ठीक है ना। ऐसा रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया था। अब मेन बात आ जाती है कि हम लोग परमाणु के एक स्ट्रक्चर को भी समझते हुए चलते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास में परमाणु है और परमाणु का ये नाभिक है। नाभिक में क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों का प्रोटॉन है, और नाभिक में क्या है, आपका न्यूट्रॉन है। देखिए नाभिक धनावेशित उदासीन कैसे बन जाता, जो परमाणु है वो एक उदासीन कण कैसे बन जाता है, तो आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कहां मिलेंगे, भाई इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के बाहर मिलेगा। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें तो आपका प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है, और न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है ना। ये चार्ज आपस में कट जाते हैं। जब चार्ज आपस में कट जाते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स आपका जो परमाणु होता है वो परमाणु क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है ना। इसके साथ ही साथ आपके रदरफोर्ड ने यह भी बताया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश है, नाभिक पर कौन सा आवेश है, धनावेश है। तो धनावेश क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है जब
आकर्षित किए जाते हैं नाभिक के द्वारा, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाकर के नहीं गिरता है। उसकी वजह क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन जब एक वर्तीय पथ पर गति करता है तो इस पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या होता है, एक अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, और जो अपकेंद्रीय बल इस नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए बल के वैद्युत आकर्षण बल के समान हो जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन पर अपकेंद्रीय बल कार्य कर रहा होता है तो उस समय में ना आपका इलेक्ट्रॉन पर एक और प्रतिक्रिया विपरीत दिशा से एक बल लग रहा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का अभिकेंद्रीय बल। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में घूमने के लिए जो बल मिलता है वह आवश्यक बल कहां से प्राप्त होता है, अभिकेंद्रीय बल से प्राप्त हो रहा होता है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को आपके बोर जो नील्स बोर वैज्ञानिक थे इनके द्वारा क्या किया गया, इसकी कमियों को दूर करने का काम किया गया था। अच्छा, इसकी कमियां कौन कौन सी रही थी, उन कमियों के विषय में हम अगली वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।